Hello दोस्तों, welcome to Siddhi. So today we are going to discuss the current affairs from 22nd to 24th January. All the important current affairs for prelims और mains examination we are going to discuss here. बहुत सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं कि करंट अफेयर्स को कैसे कवर करें, मैगजीन्स कहाँ मिलेंगी. सो सी आप चाहे यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे पंजाब पीसीएस के लिए या किसी और हरियाणा हिमाचल किसी भी पीसीएस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देयर इज़ जस्ट वन थिंग दैट यू हैव टू डू. फर्स्टली, हर रोज़ आपको एक न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है. खुद से रीडिंग न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज न्यूज़पेपर नॉट जस्ट आपको कंटेंट या जनरल अवेयरनेस देता है, बट इट बिल्ड्स योर रीडिंग कैपेबिलिटी, इट बिल्ड्स योर इंग्लिश, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने एसेज लिखने हैं फ्यूचर में जाके मेंस एग्जामिनेशन में, उनको इम्प्रेसिव वे में लिखने के लिए सबसे पहले रीडिंग ज़रूरी है. मे बी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग पोएट बनना चाहते हैं, राइटर्स बनना चाहते हैं. राइटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग. जब तक आप रीडिंग एफिशिएंटली नहीं कर रहे तब तक आप राइटिंग भी नहीं कर सकते. तो ये याद रखिए, आपने फ्यूचर में जाके आंसर्स लिखने हैं, एसेज लिखने हैं, वो तभी इफेक्टिव वे में आप लिख पाएंगे जब फर्स्ट हैंड पे आप रीडिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर रोज एक न्यूज़पेपर जरूर फॉलो करें, चाहे द हिंदू चाहे द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर लीजिए. वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट एग्जाम और फॉर यूपीएससी, यही दोनों आपको फॉलो करने है. डू नॉट फाइंड एन ईजी वे आउट. बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, मैम टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ ले, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ ले, ट्रिब्यून पढ़ ले. नो, दोज न्यूज़पेपर्स आर नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर गुड कंटेंट, गुड वोकैबुलरी, गुड स्किल्स दैट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड. सो इसीलिए इनिशियली सबको डिफिकल्ट लगता है. स्टार्ट फ्रॉम द राइट न्यूज़पेपर, 1-2 महीने में यू विल स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद इट. ठीक है, उसके बाद यू हैव टू कंबाइन दिस विद सिद्धि डिस्कशन, ताकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चले. बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जाम्पल्स हैं जो हम मिस कर देते हैं खुद पढ़ते हुए, हमें नहीं अंडरस्टैंडिंग होती कि कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. सो वो सारा कंटेंट कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो, दैट इज व्हाट आई एम कवरिंग हियर. इफ यू विल यूज द कंटेंट फ्रॉम माय मैगजीन्स, रेस्ट एश्योर्ड कि आपके बाकी हर इंसान से मेंस में ब्रिलियंट मार्क्स आने वाले हैं. इसी वजह से आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड वेरी गुड मार्क्स इन माई मेंस एग्जामिनेशन, वेदर बी यूपीएससी और पंजाब पीसीएस. आप भी अगर ये कंटेंट ऐड करेंगे अपने आंसर्स में, इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर्स. ठीक है, सो आपको ये मैगजीन्स इजीली हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी. www.siddhipunjab.com में आप कोर्सेज में सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स में अगर जाएंगे तो वहाँ एक एक मैगजीन भी आपको मिल जाएगी. और जनवरी से अगस्त तक का मैंने एक पैकेज भी बनाया हुआ है, वो आप पैकेजेस में जाके अलग से देख सकते हैं. आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, जस्ट मैसेज मी ऑन दिस नंबर, राइट. सो आई विल हेल्प यू. आपको लिंक्स वगैरह हम शेयर कर देंगे वेयर यू कैन गेट द मैगजीन्स. ठीक है, और सॉफ्ट कॉपीज अभी अवेलेबल नहीं है. आई विल ट्राई टू फिगर आउट अ वे इफ वी कैन लॉन्च द सॉफ्ट कॉपीज ऑल्सो. वी आर वर्किंग ऑन दैट ग्राउंड, बट अभी के लिए हार्ड कॉपीज अभी अवेलेबल नहीं है. सॉफ्ट कॉपीज आर देयर, सॉफ्ट कॉपीज आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं. सो अभी के लिए उतना आप फॉलो करते रहिए. वेन एवर द हार्ड कॉपीज आर देयर, आई विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ऑल्सो टू यू. ठीक है, अभी के लिए सॉफ्ट कॉपी में से अपना सिलेबस कवर करते रहिए. यू शुड नॉट बी लैगिंग बिहाइंड फॉर एनी रीजन. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन डू इट. ठीक है, आज के टॉपिक्स देख लेते हैं नाउ. Right, that is how the topics that we are going to discuss. These are the main topics of discussion for today. Agro weather forecasting से क्या फायदे हो रहे हैं एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स में, दैट वी विल सी फर्स्टली. सेकंड, क्लाइमेट चेंज की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी पे क्या चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट्स आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है. आई थिंक हम पिछली कुछ वीडियोस में, I think last 2 videos से we are discussing the impacts of climate change on economy, on disasters की वजह से क्या impacts होंगे, social economic impacts. ठीक है, ये सारे points डाटा अपने पास लिख के रखिए, ये बहुत काम आते हैं essays और आंसर्स लिखने में, राइट. जब आपने जस्टिफाई करना है कि जी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे डिजास्टर बढ़ रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. जब आप साथ में सपोर्टिंग डाटा, रिपोर्ट्स, एग्जाम्पल्स लिखोगे तब मार्क्स मिलेंगे. That is what we will cover here.
ठीक है। उसके बाद इंडिया चाइना रिलेशंस पे कुछ ऑब्जर्वेशन, एक एडिटोरियल आया था जो कि बहुत अच्छा है, ये एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट वी कैन यूज इन आवर आंसर्स। देन अमृत धरोहर इनिशिएटिव, नई स्कीम है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी बट न्यूज़ में है तो इसको कवर कर लेंगे, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्बनाइजेशन की वजह से क्लाइमेट पे, वेदर कंडीशंस पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इंपॉर्टेंट है आपके GS1 ज्योग्राफी के एरिया में। अर्बन हीट आइलैंड, अर्बनाइजेशन, अर्बन फ्लडिंग, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। सोसाइटी ज्योग्राफी से मिक्स्ड GS1 में, पंजाब PCS में भी, हरियाणा में भी, UPSC में भी ये ऑब्जर्व किया गया है। सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। भुवनेश्वर की केस स्टडी है वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस पे कुछ पॉइंट्स आए हैं, बिकॉज बांग्लादेश में एज यू माइट बी अवेयर फ्रेश इलेक्शंस हुए थे, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो है री इलेक्ट हुई हैं, अगेन शी हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। सो इस वजह से इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस जो है न्यूज़ में है। उन्होंने अपने इलेक्ट होते ही शी सेड दैट इंडिया इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ बांग्लादेश। सो उसी लाइन में ये कुछ एडिटोरियल्स आ रहे हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अगेन एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन अल नीनो क्लाइमेट चेंज आर इफेक्टिंग इकोनॉमीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कैसे अल नीनो की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, दैट इज वॉट दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग। सो ये जो हमने डिस्कस किया है ये सारी चीज़ें दे आर रिलेटेड, लेबर प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ अल नीनो और क्लाइमेट चेंज, ये सब पॉइंट्स जो आप एक आर्टिकल एक जगह पे लिख के रखिए, दे विल बी यूजफुल इन फ्यूचर फॉर यू। देन कुछ प्रीलिम्स बेस्ड टॉपिक्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेज कुछ न्यूज़ में है, उनको देख लेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना कल ही प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है आफ्टर दी अयोध्या मंदिर प्रोग्राम एंड ऑल, सो इसको देख लेंगे, इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड फाइनली एक पंजाब स्पेसिफिक न्यूज़ आइटम है, PPSC वाले बच्चे इसको ध्यान से देख लेंगे, प्रीलिम्स मेंस में यूज कर सकते हैं, राइट। दिस इज द एंटायर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ एग्रो वेदर फॉरकास्ट रेजेस crop yield, right, cuts carbon emission, right. Basically आर्टिकल क्या कहना चाहता है, that if you use वेदर फॉरकास्टिंग आपको पता होगा कि पहले से, जैसे अभी हमें पता चल जाता है अगले 3 दिन फॉग रहेगी, अगले 3 दिन रेन रहेगी, सूरज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, दैट इज ऑल अबाउट वेदर फॉरकास्टिंग। हमारी प्रीमियर एजेंसी कौन सी है, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो बेसिकली हमारी पूरी कंट्री को वेदर फोरकास्ट दे रही है, राइट। रेन कितनी होगी, बारिश कितनी होगी, धुंध कितनी होगी, सन कितना निकलेगा, ऑल दैट, इवेपोट्रांसपिरेशन कैसी होगी, पानी के लेवल्स कितने ड्रॉप करेंगे गर्मी में, ऑल दैट स्टफ इज गिवन बाय दिस एजेंसी, राइट। नाउ दिस एजेंसी हैज ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट जिसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर एग्रीकल्चर में आप वेदर फॉरकास्टिंग यूज करते हैं तो इसके 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे, फर्स्टली एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको पहले से ही पता है कि कब सूखा आएगा, लेट्स से कब ड्रॉट आएगा, कब अल नीनो आएगा, तो आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। कैसे, लेट्स से कि IMD कह दे कि इस साल बहुत भयानक ड्रॉट आने वाला है, सो किसान क्या कर सकते हैं, अगर उन्हें पहले से पता है कि इस साल पानी की किल्लत रहेगी, कमी रहेगी, सो व्हाट कैन द फार्मर डू, ही कैन स्विच टू सम ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, राइट। जैसे कि राइस ग्रो करने की जगह इस साल वो मिलेट ग्रो कर ले, something like that is just a example. That is how productivity or yield of agriculture can improve, and it has also improved according to the report. इन्होंने डाटा स्टडी किया है प्रीवियस टाइम में, and they have found कि एग्रो फोरकास्टिंग यूज करने से, एग्रो वेदर फोरकास्टिंग यूज करने से एग्रीकल्चर की यील्ड इंप्रूव हुई है। फर्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट। सेकेंड पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है कि एमिशंस, जो कार्बन एमिशंस है वो भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगेन ये वाटर वाली एग्जाम्पल ही करते हैं। देखो जैसे ड्रॉट आ रहा है, तो अगर आप राइस ही ग्रो करोगे तो पानी तो पहले ही कम है, आप और पंपिंग यूज करेंगे ताकि आप जितना भी ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। ज्यादा पंपिंग यूज होने से क्या होता है, ज्यादा डीजल पेट्रोल यूज होता है, ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होता है। ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज होने का क्या मतलब होता है, कार्बन एमिशन ज्यादा होंगी, ठीक है। सो अगर फॉरकास्टिंग है कि इस साल ड्रॉट है तो आप पंप यूज ही मत कीजिए, मतलब राइस यूज ही मत कीजिए। मिलेट यूज किया आपने, पंपिंग रिक्वायरमेंट्स
डिक्रीज हो गई, पंपिंग रिक्वायरमेंट्स डिक्रीज हुई, मतलब फॉसिल फ्यूल यूसेज विल डिक्रीज, एंड फॉसिल फ्यूल की कम यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है, कार्बन एमिशंस विल बी लेस। ठीक है, सो ब्रॉडली ये आर्टिकल यही कह रहा है। इसको सपोर्ट करने के लिए आईएमडी ने अपनी रिपोर्ट में डाटा भी दिया है दैट यू कैन ऑल्सो यूज। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि अगर एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन, ये इनका एग्रीकल्चर को वेदर के बेस पे एडवाइजरी देने का एक सिस्टम है, आप कह सकते हैं, एक डाटाबेस है जो आईएमडी रिलीज करता रहता है, जिसे हम एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन कहते हैं, न्यूज़पेपर जैसे। सो इन्होंने कहा कि जिन जिन फार्मर्स ने ये एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन यूज किया, AAB यूज किया, उनकी इनकम्स वर हायर देन द अदर फार्मर्स। ठीक है, सो कितनी ज्यादा थी, 4000 से 7000 पर हेक्टेयर। राइस की अगर बात करें, ज्यादा इनकम बढ़ी ऐसे फार्मर ने जिसने राइस ग्रो की थी, उसकी AAB सिस्टम यूज करने से उसकी नेट इनकम पर हेक्टेयर 4000 to 7000 वाज मोर देन द पर्सन हु डिड नॉट यूज दिस सिस्टम। राइट, सो ये डाटा आप यूज कर सकते हैं। वीट में देखें, वीट ग्रोअर का 3000 से 9000 तक फायदा ज्यादा हुआ देन द पर्सन हु वाज नॉट यूजिंग दिस सिस्टम, एग्रोमेट एडवाइजरी बुलेटिन। राइट, सो इसी वजह से देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीसीएस ने पिछली बार क्वेश्चन पूछा था प्रिसीजन फार्मिंग पे, पहले तो प्रिसीजन फार्मिंग होता क्या है एंड देन उसका बेनिफिट वगैरह है दैट यू हैव टू डिस्कस। सो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैसे एग्रो वेदर फॉरकास्टिंग कैन बी यूजफुल फॉर पंजाब्स एग्रीकल्चर और इंडियन एग्रीकल्चर, ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये आप डाटा ध्यान से देखें। एग्रो वेदर फॉरकास्टिंग यूज करने से, वेदर फॉरकास्टिंग की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि इंडिया मॉनसून पे डिपेंडेंट है एंड मॉनसून यू नो इज इरेटिक, इरेगुलर, कीप्स चेंजिंग। सो इसीलिए वेदर फॉरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमारी एग्रीकल्चर को, हमारे एनवायरनमेंट को इस तरीके से बेनिफिट दिला सकती है। राइट, ऐसे ही यही इन्होंने बताया है, ओवर एंड वेस्टफुल इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स रिजल्ट्स इन एडिशनल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट कैन बी कंट्रोल्ड अगर आप वेदर फोरकास्टिंग यूज कर रहे हैं। मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। राइट, सो बाकी ये डाटा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। इट इज शोइंग कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में कितना है। अगर इंडिया की टोटल जीडीपी में देखें तो 18% ऑफ इंडियाज जीडीपी इज कमिंग फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर, और अगर आप पंजाब एज अ स्टेट की बात करें तो 25% ऑफ आवर पंजाब्स जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज कमिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर। राइट, सो ये एज अ डाटा हम यूज करते हैं बहुत बार, हमें ऐसे में लिखना होता है या किसी आंसर में, देयर यू कैन यूज दिस डाटा सिंपली। राइट, नाउ नेक्स्ट आइटम, न्यूज आइटम, क्लाइमेट चेंज। अगेन, क्लाइमेट चेंज कैसे हमें लेबर प्रोडक्टिविटी को कैसे इंपैक्ट करेगा। राइट, सिंपल टर्म्स में पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप देखिए क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है। ये हो सकता है कि गर्मी बहुत बढ़ जाए, ग्लोबल वार्मिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। राइट, अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, डू यू थिंक जो लेबरर्स काम कर रहे हैं, लेट्स से रोड्स पे, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, विल दे बी एबल टू वर्क इन द पीक समर। समर का इमेजिन कीजिए, अभी तो बहुत ठंड चल रही है, इमेजिन करना भी मुश्किल है कि गर्मी कैसी होती है, बट आप तब का टाइम सोचिए जब इतनी गर्मी होती है कि आप 9-10 बजे भी घर से नहीं निकल पाते हैं। सो most of these laborers, they are dehydrated, लिथार्जी बहुत हो जाती है, बॉडी में एनर्जी नहीं होती, स्पेशली सन में काम करना तो इम्पॉसिबल हो जाता है। राइट, इसी वजह से ये नई स्टडी ये कह रही है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, उससे ग्लोबल वार्मिंग या ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस, हीट स्ट्रेस जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट्स, ऐसे बहुत सारे इंस्टांसेस बढ़ेंगे, जिससे ह्यूमन के फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा। राइट, जिसकी वजह से लेबर की प्रोडक्टिविटी विल बी डाउन। राइट, आप खुद सोचिए, अगर आप खुद गर्मी में बैठते हैं तो आपके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है। यू वांट रूम्स दैट हैव एसीज इन देयर, आप लाइब्रेरीज ढूंढते हैं, एसी लाइब्रेरीज ढूंढते हैं।
क्यों? क्योंकि गर्मी में बंदा गर्मी से ही परेशान होता रहेगा, आप काम कैसे करेंगे? आपकी भी मेंटल फिजिकल हेल्थ इंपैक्ट होती है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी, स्टडी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऐसे ही जो लेबर ऑन ग्राउंड है, जिसको इतना इंटेंस फिजिकल वर्क करना है, उनके लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूजुअली गवर्नमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन साइट्स उनको ऑलमोस्ट 11 बजे से लेके 3 बजे तक, राइट ऑलमोस्ट 4-5 घंटे वर्क जो है ऑलमोस्ट स्टॉप करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट वेव्स चल रही होती हैं। सो आपका इंटेंस जो वर्किंग आवर्स है दे आर लॉस्ट। इस वजह से ये स्टडी कह रही है कि लेबर प्रोडक्टिविटी गिरेगी। अगर आप इंडिया पाकिस्तान जैसी शहरों की बात करें, तो देशों की बात करें सॉरी, तो यहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी जो है कैन फॉल टू एज लो एज 40%। मतलब आप अपना सिर्फ 40% ही दे पाएंगे बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड द कंडीशंस दैट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो इस वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लमैटिक है। क्लाइमेट चेंज होना हमारे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को चेंज करेगा। इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ा रहा है, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है, लेबर प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट कर रहा है, डेथ्स, डिज़ास्टर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में आप ये एक पॉइंट, एक डाटा लिख सकते हैं, राइट। सो ये रिपोर्ट ऑल्सो इट इज सेइंग कि इसके लिए आप कुछ कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। कैसे स्टेप्स? जैसे कि आप अर्ली वर्क शुरू कीजिए, 4 बजे शुरू कर दीजिए, लेट्स से 4 से 11 बजे तक काम किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग एट 8 और 9 आपको 4 एक्स्ट्रा घंटे मिल जाएंगे, जो यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, दिस कैन बी अवॉइडेड, राइट। सो इट इज सेइंग कि नाइट टाइम या शेड नाइट टाइम पे आप वर्क करना शुरू कीजिए, राइट। सेकेंडली इट इज सेइंग कि आप मैकेनिकल मशीनरी या इक्विपमेंट वगैरह यूज़ कीजिए। जब इंसान नहीं काम कर सकता, मशीन तो हर टाइम पे ही काम कर सकती है मोस्टली, ऑल्दो उनको भी कूलिंग एजेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, बट स्टिल मशीन इज़ बेटर प्लेस टू वर्क इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दैन अ मैन। ठीक है, सो मशीनरी का ज़्यादा वर्क किया जाए, यूज़ किया जाए, दैट इज़ व्हाट दिस स्टडी इज़ रिकमेंडिंग। ठीक है, ये लिख के रखिए, आपको हीट वेव के क्वेश्चन में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, हीट स्ट्रेस के क्वेश्चंस में, एंड अदरवाइज क्लाइमेट चेंज के क्वेश्चंस एंड एसेज में भी ये डाटा यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये यूटिलिटी क्या है, राइट। करंट अफेयर्स की ये डिस्कशंस की, दीज आर डिजाइंड टू हेल्प यू राइट बेटर आंसर्स, बेटर एसेज, राइट। सो इसीलिए अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, जस्ट मैसेज अस ऑन द गिवन नंबर, विल हेल्प यू देयर। ठीक है, दिस इज अवर नंबर ऑलवेज। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन दिस नंबर। ठीक है, इसके अलावा भी मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आई हैव डिस्कस्ड विद यू मैनी टाइम्स, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आई विल गिव यू पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आपको जब भी कोई भी इशू हो, यू कैन कनेक्ट विद मी। हम बैठ के वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई चेक योर टाइम टेबल, आई विल ऑल्सो चेक योर नोट्स, आई विल ऑल्सो रिव्यू योर टेस्ट, कैसे टेस्ट में परफॉर्मेंस आ रही है, क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड हेयर। one-to-one discussions will be there, so you can consider joining this program also. इसके अलावा I have launched this Indian polity course. This is going to be a very great initiative for you people, because इसमें मैंने क्या किया, आपकी पूरी पॉलिटी 10 से 11 लेक्चर में मैंने कवर कराई है इन सच अ वे ताकि आपको प्रीलिम्स का कोई भी फैक्ट जो है वो छूटे ना। ठीक है, इसमें देखिए मैं सारी पॉलिटी, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इन डिटेल कि प्रेसिडेंट क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, रादर जो आपको याद करनी है इन्फॉर्मेशन, जो हमें ये लक्ष्मीकांत है, 1000 पेजों की लक्ष्मीकांत याद ही नहीं होती है, उसको एग्जैक्टली याद कैसे करना है, that I will be giving those tricks, those mnemonics, those maps, those tables I will be sharing in this course with you. तो इसमें मैंने हर एस्पेक्ट पे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, डीपीएसपीज हो, फंडामेंटल राइट्स हो, नेशनल इमरजेंसी हो, सबके लिए स्टोरीज क्रिएट की हैं, निमोनिक्स क्रिएट की है, मैप्स क्रिएट किए हैं, ताकि डिफरेंट वेज में आप पूरी की पूरी 1000 पेज की लक्ष्मीकांत याद करें। एंड आपको पता है कि लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए किसी भी एग्जामिनेशन का। सो वो सारी आपकी इसमें कवर होगी, राइट। अगर आपको ये आपको पूरा कंप्लीट कोर्स जो है विद नोट्स आपको मिल जाएगा ऑन आवर वेबसाइट www.siddhipunjab पे आप चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो अगेन हमें गिवन नंबर पे आप
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो डू चेक दिस आउट, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये मैं कैसे पढ़ाऊंगी तो मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वीडियो, आई लिंक इट हेयर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको उस वीडियो से फंडामेंटल ड्यूटीज़ याद होती हैं देन ट्रस्ट मी, आपको इस कोर्स में सारी पॉलिटी याद हो जाएगी। यू वॉन्ट मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन दैट इज कमिंग फ्रॉम लक्ष्मीकांत आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, दैट इज माई श्योरिटी गिवन टू यू, राइट? ठीक है, सो इसके बाद बाकी पंजाब के लिए अगर आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 4 मंथ की ये डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है जिसमें पूरा सिलेबस कवर होगा डेडिकेटेडली। बहुत ही इंट्रिकेट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ताकि आपकी तैयारी जो है वो ऑल एंगल से कंप्लीट हो जाए। सो यू कैन कंसिडर दिस। एंड फाइनली मंथली मैगजीन्स तो मैंने आपको बताया ही है, हमारी वेबसाइट पे आपको सारी मिल जाएंगी। दिस इज़ द लेटेस्ट मैगजीन, दिसंबर की रिलीज हो गई है। इसके साथ कुछ मेंस के क्वेश्चन भी मैंने दिए हैं दैट यू कैन राइट एंड शेयर विद मी, राइट? सो इस तरीके से यू कैन एक्सप्लोर आवर वेबसाइट। वहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो जस्ट मैसेज अस ऑन द नंबर 8837604500 टू नो मोर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इंडिया चाइना, राइट? इंडिया चाइना आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, आई होप कि आपने थोड़ी बहुत अवेयरनेस होगी। चाइना जो है बहुत ही अच्छा पार्टनर नहीं है इंडिया का, यूजुअली आप कह सकते हैं कन्फ्लिक्ट प्रोन रिलेशंस रहते हैं, राइट? डिफरेंट वेज में चाइना जो है इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता रहता है। इंडिया ऑल्सो रिटेलिएट्स मैनी टाइम्स, बट ये है कि चाइना अब जो है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भी बन गई है, तो उसको फेस करना, उसको चैलेंज करना इंडिया के लिए भी एक चैलेंजिंग टास्क हो गया है, राइट? सो उसी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स में जो इंडिया फेस करता है विद रिगार्ड टू चाइना, दिस इज द लेटेस्ट इशू दैट हैज कम टू फोर, राइट? व्हाट इज द इशू? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह जी ने ये इंडिकेट किया, ही डिड नॉट मेंशन चाइना ऑल्दो, बट इन वन ऑफ हिज स्पीचेस ही सेड दैट कंट्रीज आर यूजिंग और आर वेपनाइजिंग वेदर मॉडिफिकेशन फॉर स्ट्रैटेजिक गेन्स। वेदर को चेंज कर रहे हैं इस हिसाब से कि वो हमारे ऊपर इम्पैक्ट कर सके और खुद स्ट्रैटेजिकली एज पा सके, राइट? सो ये देखिए कि चाइना को डायरेक्टली उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट ये जरूर था कि इंडिकेशन चाइना की तरफ ही है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारी हिमालयन बॉर्डर स्टेट्स में डिजास्टर्स बहुत बढ़ रहे हैं। आप उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, इन्हीं स्टेट्स में हम बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट देख रहे हैं या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट देख रहे हैं, इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ रेन्स देख रहे हैं, है ना? तो वो कहते कि ये सब कैसे हो रहा है? ही सेड वी सस्पेक्ट दैट देयर माइट बी अ फॉरेन पावर इन्वॉल्व्ड इन दिस, राइट? और ये कैसे क्लेम किया जा रहा है कि चाइना ही ऐसी फॉरेन पावर हो सकती है? बिकॉज वी हैव सीन इन पास्ट कि चाइना ने वेदर को बहुत तरीके से मॉडिफाई किया है। कैसे? जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, अगर आप विंटर ओलंपिक्स की बात करें, 2022 में विंटर ओलंपिक्स हुए थे जो कि चाइना में कंडक्ट किए गए थे, राइट? आपको पता ही जब भी कोई गेम होती है, कभी कभी बारिश की वजह से कोई गेम रुक जाती है। हमारे यहाँ क्रिकेट भी तो चलता है, बारिश की वजह से मैचेस कैंसिल हो जाते हैं, राइट? कभी किसी वेदर सिचुएशन की वजह से, कभी स्टॉर्म्स की वजह से गेम्स रुक सकती हैं। बट इस विंटर ओलंपिक्स जो चाइना में हुआ था, ये ऑब्जर्व किया गया कि इन्होंने सारे के सारे स्टॉर्म्स, रेन्स बिल्कुल रोक ही दिए। पूरे ड्यूरेशन में, जब तक विंटर ओलंपिक्स चल रहा था, ऑलमोस्ट पूरी ड्यूरेशन में देयर वाज ऑलवेज ब्लू स्काई, क्लीन स्काई, क्लियर स्काई इन दी बीजिंग और इन दी एरियाज वेयर द मैचेस वर हैपनिंग, राइट? सो ये सस्पिशन क्रिएट करता है कि ऐसे कैसे, एक भी तूफान नहीं आया, एक भी दिन रेन नहीं आई, एक भी घंटे के लिए रेन नहीं आई। सो वी थिंक कि दे आर यूजिंग वेदर मॉडरेशन या मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है? ये सब ही नहीं कि आप ये भी देखिए कि बीजिंग में वेदर मॉडिफिकेशन एक ऑफिस है डेडिकेटेड, जिसमें ऑलमोस्ट 40,000 या टू बी प्रिसाइज 37,000 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं दैट आर वर्किंग टू मॉडिफाई बीजिंग का इन्वायरमेंट, ताकि उनकी एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ना हो, उनकी इंडस्ट्री इम्पैक्ट ना हो, स्पेशली एग्रीकल्चर जो कि प्रोन है चेंजेस से वेदर के, राइट? इनको अगर चाहिए कि रेन कम हो रही है तो क्लाउड सीडिंग करा देंगे एंड अपनी एग्रीकल्चर को प्रमोट करेंगे। अगर इनको चाहिए कि रेन कम हो
तो उस तरीके से मॉड्यूलेट करेंगे वेदर को. दैट इज वाई दे हैव क्रिएटेड दिस डिपार्टमेंट, राइट. और अगर आपने एग्जाम्पल देखी हो, इन्होंने करोड़ों रुपए बहा दिए हैं कि ये वेदर को इस तरीके से मैनेज करें कि इनकी एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट ना हो, राइट. सो अब इंडिया क्या कह रहा है, ये वेदर को इतना मॉडिफाई कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट सिर्फ इन पे तो नहीं होगा, पूरी दुनिया पे होगा. स्पेशली जो मॉनसून का फिनोमिना है, जो हमारे एशियन एरिया में, साउथ एशियन एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. आज तो आप क्लाउड सीडिंग करके ज़्यादा बारिश करा देंगे, बट कल उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कहाँ पे होगा, वो आपको नहीं पता. सो इसीलिए ये कंसर्न जताया जा रहा है कि एक तो इनके एक्शंस का अननोन इम्पैक्ट्स पूरी दुनिया पे हो सकते हैं, स्पेशली एशियन सब कॉन्टिनेंट पे, और उसके अलावा ये विलिंगली भी हो सकता है वेदर को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हो कि इंडिया की इकोनॉमी पे, इंडिया की लोगों पे इम्पैक्ट हो. जब डिज़ास्टर आते रहेंगे इंडिया में बारी बारी, उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, टूरिज्म इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था डिज़ास्टर के इम्पैक्ट्स, ठीक है. सो हो सकता है कि चाइना वेदर को इस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है कि हमारे यहाँ डिज़ास्टर्स बढ़ें, और डिज़ास्टर बढ़ने से आपको पता है इकोनॉमिक एंड सोशल लॉसेस आते हैं, एंड इंडिया बिकम्स वीक. धीरे धीरे अगर ये इतने डिज़ास्टर्स कराते रहेंगे, इंडिया अंदर से वीक होता जाएगा. हर डिज़ास्टर को कोप करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ करोड़ लग जाते हैं, ठीक है. सो इसीलिए प्लीज राइट दिस लाइन विद यू, ये हमें वहां पे यूज करनी है. दिस इज द की फ्रेज, चाइना माइट बी वेपनाइजिंग वेदर मॉडिफिकेशन फॉर स्ट्रैटेजिक गेन्स. दिस इज व्हाट यू हैव टू यूज. डिफेंस मिनिस्टर इंडिकेटेड दिस, राइट. in your answers you can definitely use this statement, ठीक है. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ अमृत धरोहर इनिशिएटिव. सो देखिए इनिशियली ये हमारे बजट में अनाउंस हुआ था. गवर्नमेंट ने क्या कहा, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि हमारे इंडिया में बहुत सारी वेटलैंड्स हैं, स्पेशली रामसर प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स बहुत सारी हैं. तो गवर्नमेंट क्या कहती, फर्स्टली तो हमें इन वेटलैंड्स को कंजर्व करना है, क्योंकि वेटलैंड्स बहुत तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाती हैं, राइट. सो पानी देती हैं, इन्वायरमेंट को मॉड्यूलेट करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल, वाटर साइकिल, ऐसा बहुत कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं. आई होप यू माइट हैव स्टडीड, अदरवाइज आप मैगजीन्स मेरी फॉलो कीजिए, आपको मिलेगी वेटलैंड्स पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन, राइट. सो वेटलैंड्स को कंजर्व करेंगे, इससे सेकेंडली लाइवलीहुड क्रिएट करेंगे, राइट. आप वेटलैंड्स को डेवलप करिए, वहाँ पे टूरिज्म जनरेट कीजिए, लोग बर्ड्स देखने आएंगे, बर्ड सेंचुरीज बनाइए, पार्क्स बना दीजिए. पीपल विल कम टू रेलिश द नेचुरल टूरिज्म, द नेचर बेस्ड टूरिज्म दैट इज देयर. वाटरफॉल्स बना दीजिए वहाँ पे, है ना, अच्छी रोमांटिक साइट्स बना दीजिए फॉर कपल्स टू कम. किसी भी वे में आप टूरिज्म प्रमोट करेंगे, और जब टूरिज्म प्रमोट होता है तो लोकल जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोकल मर्चेंडाइज, लोकल क्राफ्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं, राइट. सो अमृत धरोहर इनिशिएटिव का यही एम है कि अपनी वेटलैंड्स को कंजर्व करना है और उनसे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, राइट. दैट इज व्हाट दिस विल बी फोकसिंग ऑन बाय प्रमोटिंग नेचर बेस्ड टूरिज्म, ठीक है. कौन सी मिनिस्ट्रीज इसको कंडक्ट कराएंगी या इस स्कीम में इन्वॉल्व रहेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. सेंटर लेवल की ये दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेंगी. इनके साथ साथ स्टेट की बहुत सारी अथॉरिटीज़, वेटलैंड अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व रहेंगी, एंड अदर फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इसमें इन्वॉल्व रहेंगी. मिनिस्ट्रीज याद रखिए, राइट. इनिशियली स्कीम के अंडर, इस इनिशिएटिव के अंडर 16 रामसर साइट्स को डेवलप किया जाएगा, और उनमें से 5 जो है सबसे इनिशियल फेज में सिलेक्ट हुई हैं. अभी फर्स्टली 16 पे फोकस किया जाएगा. बहुत सारी रामसर साइट्स है. टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन की टोटल रामसर साइट्स इंडिया में कितनी है, और पंजाब में कौन कौन सी रामसर वेटलैंड साइट्स है, आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. 16 उसमें आप कह सकते हैं पायलट प्रोजेक्ट के लिए फेज 1 में चूज की गई हैं, और इसमें से सबसे पहले 5 वेटलैंड्स को चूज किया गया है. 2 ओडिशा की हैं, 5 में से 2 ओडिशा की, 2 मध्य प्रदेश की और 1 हरियाणा की, ठीक है. हरियाणा में कौन सा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क,
ठीक है, ये याद रखिए, प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से ही आता है। ओडिशा में चिल्का सबसे इंपॉर्टेंट है, तो चिल्का तो होगी ही, एंड भीतरकनिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलिव रिडले टर्टल के लिए चिल्का, ऐसे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स एंड एनिमल्स आते रहते हैं, सो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइट्स। एंड मध्य प्रदेश में सिरपुर एंड यशवंत सागर, राइट, ये 5 साइट्स इनिशियली इसमें सिलेक्ट हुई हैं, राइट। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द स्कीम। Now urbanization and climate impact. Urbanization, basically urbanization क्या है? When your population starts moving from rural areas to urban areas, that is when the population of urban areas starts increasing, and that is basically the process of urbanization. ठीक है, जब रूरल से अर्बन में शिफ्ट हो रही है आपकी पॉपुलेशन, राइट। अगर आप इंडिया में देखिए तो इंडिया में अभी अर्बनाइजेशन रेट 33% तक है, राइट, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस फिनोमिना ऑफ अर्बनाइजेशन इज इंक्रीजिंग। लोग अपॉर्चुनिटीज की खोज में दे आर मूविंग फ्रॉम द कंट्री साइड और द विलेजेस टूवर्ड्स द अर्बन सेंटर्स, ठीक है। सो उसकी वजह से हमारे क्लाइमेट, हमारे वेदर पे भी इम्पैक्ट होता है, राइट। जैसे जस्ट लेमन एग्जाम्पल की तरह समझिए, अर्बन एरियाज में यू सी इतनी इतनी बड़ी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, राइट, क्लोजली पैक्ड बिल्डिंग्स हैं। आप बॉम्बे इमेजिन कीजिए, दिल्ली इमेजिन कीजिए, राइट। सो इस बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की वजह से क्या होता है, आपकी एयर जो है वो एस्केप नहीं कर पाती, यूजुअली वो अंदर ही घूमती रहती है। पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एस्केप नहीं कर पाते, वो अंदर ही घूमते रहते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फाइंड अ एस्केप रूट, आपकी एयर फ्रेशन अप नहीं हो पाती, ठीक है। ऐसे ही अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से वहीकुलर पॉल्यूशन बहुत बढ़ती है। दिल्ली देख लीजिए, बेंगलुरु देख लीजिए, व्हीकल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ती है, राइट। ये कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स जो हैं गर्मी को, प्रदूषण को अंदर ही घुमाते रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये नॉन वेंटिलेटेड काइंड ऑफ एरियाज बन जाते हैं। आप सारे ट्रीज काटते रहते हैं क्योंकि आपने लोगों को रहने के लिए और जगह बनानी है, नई बिल्डिंग बनाने के लिए ये कट करेंगे आप, यहाँ बिल्डिंग बन जाएगी। सो वो जो ट्रीज जो आपकी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, आपको बेटर ब्रीदिंग स्पेस देते हैं, दे आर ऑल्सो नॉट देयर इन दी अर्बन सेंटर्स यूजुअली, ठीक है। सो इस वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ने की वजह से क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट होता है, आपकी वेदर कंडीशंस पे भी इम्पैक्ट होता है। दैट इज व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो इसी वजह से आप अर्बन हीट आइलैंड्स भी बनते देखते हैं, बिकॉज द एयर डज नॉट हैज रूट टू फ्रेशन अप, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है आर्टिकल कि वर्ल्ड में अगर आप पूरी दुनिया में देखिए, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन अर्बन एरियाज, राइट। इसकी वजह से क्या हुआ है, अर्बनाइजेशन की बढ़ने की वजह से क्लाइमेट स्ट्रेसेस लाइक हीट स्ट्रेस, हीट एक्सट्रीमिटीज, फ्लडिंग, ड्रॉट्स, ये सब एरियाज भी अर्बन एरियाज में ज्यादा विटनेस किए जा रहे हैं, राइट। सो ये आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है कि सिटीज ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप देखिए ये बेंगलुरु, हैदराबाद, बॉम्बे, यही मेन सिटीज हैं जो हमारी जीडीपी को, हमारी ग्रोथ को चला रही हैं, मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं, राइट। सो ये सिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज ये ग्लोबल जीडीपी का 80% भी कंट्रीब्यूट करती हैं, ग्लोबल जीडीपी का 80% भी कंट्रीब्यूट करती हैं, बट ये एमिशंस भी बहुत क्रिएट करती हैं। 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम दीज अर्बन सेंटर्स ओनली, राइट। सो मतलब अर्बनाइजेशन होने के फायदे भी हैं पर नुकसान भी है, राइट। सो इस आर्टिकल में भुवनेश्वर की केस स्टडी दी गई थी। भुवनेश्वर इज अ स्मॉल सिटी, इट इज़ नॉट अ वेरी बिग सिटी, यानी कि मेट्रो सिटी नहीं है अभी, बट यहाँ पे ही आप अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट देख सकते हैं। ये केस स्टडी क्या कह रही है कि बिल्डअप एरिया भुवनेश्वर में इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वो इंक्रीज होता जा रहा है, ग्रीनरी वगैरह आप काटते जा रहे हैं और जल्दी जल्दी हाउसेस, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज वगैरह बनती जा रही हैं। इसकी वजह से क्या विटनेस किया गया है, भुवनेश्वर के ओवरऑल टेम्परेचर्स में राइज हुआ है। नाइट टाइम टेम्परेचर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, एंड वार्मिंग जो है, ओवरऑल वार्मिंग रेट जो है वो जल्दी से इंक्रीज हो रहा है, 0.6% से ज़्यादा से इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे
बिल्डिंग्स बनने की वजह से हीट ट्रैपिंग हो रही है, पोल्यूशन ट्रैपिंग हो रही है, जिसकी वजह से भुवनेश्वर इज बिकमिंग the urban city that will force climate change, weather change and create extreme form of disasters like heat waves or droughts in future. हम rivers के ways को भी change करते हैं to build buildings. ठीक है, अगर कोई river यहाँ से जा रही होगी, आप river को block करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपने यहाँ पे building बनानी है. यहाँ आप चंडीगढ़ मोहाली के अराउंड ही देख लीजिए, इतनी सारी buildings के लिए approval कैसे मिल जाते हैं when they are on the path or on the flood plains, और वो पेलियो चैनल्स पे हैं. ऐसी चीज़ें आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होंगी. बहुत सारी हमारी साइट्स ऐसी जगहों पे ही बनी हैं दैट आर हाईली वल्नरेबल टू फ्यूचर डिजास्टर्स. ठीक है, सो ये भुवनेश्वर में भी देखा जाएगा कि यहाँ पे डिस्पर्जन ऑफ हीट फ्रॉम द सिटी इज रिड्यूस्ड, पॉल्यूशन बढ़ रही है, बिल्डिंग्स, कंक्रीट की बिल्डिंग्स बढ़ गई हैं जिसकी वजह से सिटी का ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, इवेपो ट्रांसपोरेशन कम हो गई है, गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है. राइट, सो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो राइट. अर्बनाइजेशन पे कई बार बहुत क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे ये एनालिसिस आप यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद द डाटा. राइट, वैसे अर्बन हीट स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए, इस आर्टिकल ने कुछ स्टेप्स उसके लिए भी बताए हैं. कूल रूफटॉप्स यूज़ करनी चाहिए. रूफ्स पे जैसे आप ग्रीनरी ग्रो कीजिए, ट्रीज ग्रो कीजिए. आपकी सड़कों पे तो जगह नहीं है, बट रूफटॉप्स को इस तरीके से यूज़ कर लीजिए, वाइट वॉशिंग कर लीजिए रूफ की. उससे क्या होगा, गर्मी जो है वो लिमिटेड रहेगी अंदर घरों में, बिल्डिंग्स में. ठीक है, रिफ्लेक्टिव सर्विसेज यूज़ कीजिए ताकि जो हीट वगैरह है वो वापस एटमॉस्फेयर में रिफ्लेक्ट हो, ना कि सिटी के अंदर ही घूमती रहे. राइट, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ट्रीज वगैरह, वर्टिकल फार्मिंग या वाटर अवेलेबिलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा होना चाहिए. राइट, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑलरेडी बहुत सारी सिटीज़ में इम्प्लीमेंट हो भी रहे हैं. फॉरेन की सिटीज़ में आप देखते हैं, इंडिया में अभी बहुत ज़रूरत है इसको इंटीग्रेट करने की. राइट, क्लाइमेट रेजिलिएंट स्मार्ट सिटीज़ भी हमें डेवलप करनी है. ऑल दीज वे फॉरवर्ड्स यू कैन राइट इन योर आंसर्स. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश. बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलेटरल टाइज है, अच्छा फ्रेंड है इंडिया और बांग्लादेश. ठीक है, इस पे कुछ डाटा आया है. अगर आप बायलेटरल टाइज की बात करें, इकोनॉमिक एरिया में हमारे टाइज बहुत ही सिग्निफिकेंट है. जैसे कि आप सबसे पहले ट्रेड टाइज की बात करें, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड बांग्लादेश हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया. हम सबसे ज़्यादा ट्रेड साउथ एशिया में किसके साथ करते हैं, बांग्लादेश के साथ. अगर आप अमाउंट देखें तो ये 10 बिलियन से बढ़ के ऑलमोस्ट 11 बिलियन कह सकते हैं आप. 2020-21 में ये 11 बिलियन थी और अब ये बढ़ के 18 बिलियन तक पहुंच चुकी है. राइट, 2021 में एक साल में ही आप इतना ट्रेड में जंप देख रहे हैं. राइट, इंडिया इज ऑल्सो द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर फॉर बांग्लादेश. ठीक है, बांग्लादेश सबसे ज़्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है. उसके बाद अगर आप देखें, इसका सबसे ज़्यादा ट्रेड इंडिया के साथ ही है. प्रोडक्ट हो, पावर हो, बहुत चीज़ें ये बेचते खरीदते हैं. सो इन बांग्लादेश का भी सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इंडिया ही है ओवरऑल. राइट, एक्सपोर्ट्स ये 2 बिलियन वर्थ के एक्सपोर्ट्स इंडिया को करते हैं, तो इनके लिए इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है, इतनी कमाई कर रहे हैं, है ना. इंडिया इंपॉर्टेंट क्लाइंट कंज्यूमर हो गया. राइट, इसके बाद डेवलपमेंट के एरिया की अगर आप बात करें, ये तो ट्रेड का डाटा था. डेवलपमेंट के एरिया में इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है बांग्लादेश को. कैसे, हम लाइन ऑफ क्रेडिट्स देते हैं उनको. राइट, वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए बांग्लादेश हमसे पैसा लेता है ऑन ब्याज. राइट, ऑन इंटरेस्ट दे आर टेकिंग इट. सो डेडिकेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैव बीन क्रिएटेड फॉर ओवर 7 बिलियन रुपीज. हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने में उनकी हेल्प भी की है. वी आर क्रिएटिंग कनेक्टिविटी रेल लिंक प्रोजेक्ट्स ऑल्सो, जैसे कि अखूरा अगरतला रेल लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोथ इंडिया और बांग्लादेश के लिए. इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न साइड स्टेट एंड बांग्लादेश को कनेक्ट करता है. फैसिलिटेटिंग मूवमेंट ऑफ पीपल, प्रोडक्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमीज. ठीक है, सो ऐसे प्रोजेक्ट्स इंडिया बहुत फाइनेंस कर रहा है बांग्लादेश में, तो इस तरीके से की डेवलपमेंट पार्टनर की तरह एक्ट कर रहा है. थर्डली, अगर आप एनर्जी सेक्टर की बात करें तो भी बांग्लादेश को बहुत बेनिफिट हो रहा है, बिकॉज बांग्लादेश जो है अपनी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी इंडिया को बेच रहा है.
बेच भी रहा है और खरीद भी रहा है। जैसे हमने नेपाल के टाइम पे हमने डिस्कस किया होगा, बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल प्रोड्यूस करता है और वो इंडिया को बेचता है। ऐसे ही बांग्लादेश जो है इंडिया से एनर्जी खरीदता है, राइट। इफ इट रिक्वायर्स इन फ्यूचर, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी है जहाँ ये इंडिया को बेचना चाहते हैं। सो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी बांग्लादेश के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। बिम्स्टेक, आपको ऑर्गेनाइजेशन पता होगी। बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टिविटी इन्हांस करने के लिए भी मास्टर प्रोजेक्ट इंडिया की मदद से प्लान किया जा रहा है। जिससे क्या होगा, अगेन कनेक्टिविटी से क्या होता है, आपके पीपल की मूवमेंट, प्रोडक्ट्स की मूवमेंट ईजी हो जाती है, ट्रेड बढ़ता है, कम्युनिकेशन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, जॉब्स बढ़ती हैं। इसलिए ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसमें इंडिया लीड ले रहा है इन सब कंट्रीज़ के लिए, राइट। इस तरीके से इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, ठीक है। ये कंप्लीट रिलेशंस नहीं है, ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स है उसके। इसी तरीके से कुछ इश्यूज भी हैं इंडिया बांग्लादेश रिलेशन में, जो फुल पोटेंशियल को रियलाइज करने में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आपने सुना होगा तीस्ता डिस्प्यूट, वाटर के बेसिस पे वाटर को कैसे डिवाइड करना है, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में ये इशू रहता है। रोहिंग्या इशू, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है म्यांमार से आ रहे हैं, दे आर क्राउडिंग बांग्लादेश डज नॉट वांट दिस। वो चाहता है कि इंडिया स्टर्न स्टेप ले और म्यांमार को फोर्स करे इनको वापस लेने के लिए। सो म्यांमार के साथ इंडिया के अलग डायनामिक्स हैं, इस वजह से ये इशू आ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन का इशू है। मेजॉरिटेरियन फोर्सेस, ये बांग्लादेश आप देखिए इस्लामिक कंट्री है, इंडिया हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, उसकी वजह से भी आप काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, राइट। एंड फाइनली बांग्लादेश और चाइना का जो इक्वेशन है, जैसे मैंने कहा चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, डिफेंस सप्लायर भी बनता जा रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, BRI प्रोजेक्ट्स, पोर्ट प्रोजेक्ट्स, हाईवे प्रोजेक्ट्स जो है चाइना फाइनेंस कर रहा है बांग्लादेश में, विच इज़ अगेन अ थ्रेट फॉर इंडियन सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसीलिए ये मेजर थ्रेट्स दोनों कंट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। दिस इज जस्ट अ वेरी ब्रीफ डिस्कशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश, अभी हमारी स्कोप में नहीं है ज़्यादा डिटेल में जाना। आई होप आप अपने स्टैटिक पार्ट में ज़रूर पढ़ेंगे, राइट। नाउ अल नीनो कैसे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज कैसे इकोनॉमिकली इम्पैक्ट कर रहा है, उसके एग्जाम्पल्स आए हैं, राइट। नाउ आई होप कि आपको अल नीनो पता है, आपने बेसिक्स ज्योग्राफी में पढ़े हैं। अल नीनो जब हमारा यूजुअली हम डिलेड मानसून्स, वीकर मानसून्स विटनेस करते हैं, बहुत सारे एरियाज में ड्रॉट भी आता है, राइट। सो अब ये कुछ लेटेस्ट डाटा आया है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स जो अल नीनो की वजह से हो रहे हैं। सबसे पहले तो पनामा कैनल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए पनामा कैनल जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैनल है, पैसिफिक और अटलांटिक में मूवमेंट के लिए, ट्रेड के मूवमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बट कहा क्या जा रहा है, अल नीनो की वजह से क्या हो रहा है, अल नीनो का मतलब है ड्रॉट लाइक कंडीशंस मोस्टली, ठीक है। इन एरियाज में अमेरिका के एरिया में, ऑस्ट्रेलिया के एरिया में ड्रॉट लाइक कंडीशंस हो जाती हैं। सो ड्रॉट लाइक कंडीशंस के होने की वजह से क्या है, वाटर बॉडीज में भी पानी का लेवल कम होगा, लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज होगा ड्रॉट होने की वजह से। अब जब पानी का लेवल कम होता है स्पेशली कैनल्स वगैरह में, तो शिप मूवमेंट जो है वो इम्पैक्ट होती है, स्पेशली हैवी शिप्स, ट्रेड वाली शिप्स जो हैं वो वहाँ इजीली मूव नहीं कर पाएंगी, राइट। इसी की वजह से कहा जा रहा है कि पनामा कैनल विल सी लॉट ऑफ लॉसेस। इट इज प्रोजेक्टेड कि 500 to 700 मिलियन डॉलर का लॉस होगा इन 2024 बिकॉज ऑफ द एल नीनो दैट द कंट्रीज विल बी विटनेसिंग, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो। एंड अल नीनो जैसी चीजें हो क्यों रही हैं, ज्यादा बढ़ क्यों रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, राइट। दिस इज हाउ। सेकेंडली सिर्फ पनामा कैनल में ही नहीं, आप इंडिया की हिल स्टेट्स में भी इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। जैसे कश्मीर की एग्जाम्पल प्रेजेंट की गई है। गुलमार्ग इज वेरी फेमस फॉर इट्स स्नोफॉल, बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ स्नोफॉल एंजॉय करने भी जाते हैं। बट
अभी हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अभी तक वहाँ पे स्नो नहीं पड़ी है या बहुत ही कम स्नो पड़ी है, जिसकी वजह से वहाँ टूरिस्ट भी कम जा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट तो चाहते ही वहाँ पे जाके स्नोफॉल देखना है और स्नो के साथ खेलना चाहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। जब स्नो ही नहीं है तो टूरिस्ट क्या करने जाएगा, दे कीप वेटिंग कि स्नोफॉल होने दो फिर चलेंगे काइंड ऑफ। सो इस वजह से यहाँ की लोकल टूरिस्ट इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। सो क्लाइमेट चेंज की वजह से अल नीनो जैसे इवेंट्स बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से स्नोफॉल या इर्रेगुलर रेनफॉल हो रही है, जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर पे इम्पैक्ट हो रहा है। सेकेंड इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आप क्लाइमेट चेंज अल नीनो की वजह से क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होता है। ड्रॉट्स आएंगे तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करेंगे, राइट। हॉर्टिकल्चर को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। एंड ऑल्सो वाटर स्कार्सिटी ओवरऑल सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्रिएट करेगी, राइट। ड्रॉट्स और वाटर स्कार्सिटी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल्स बहुत अच्छी हैं, पनामा और कश्मीर गुलमार्ग की, इनको प्लीज लिख के रखिए। यू कैन यूज इन योर क्लाइमेट चेंज आंसर्स, अल नीनो आंसर्स में अल नीनो का इम्पैक्ट्स आ जाए, यूज दिस डाटा। ये उन्होंने डायरेक्टली अल नीनो की वजह से क्या इम्पैक्ट होंगे वो प्रेजेंट किया है। पनामा कैनल अथॉरिटी ने ये डेडिकेटेडली आपको डाटा प्रेजेंट किया है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख के रखिए। नाउ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। इंडिया कजाकिस्तान के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज हुई है खंजर, ठीक है। खंजर के से याद रखिए कि इंडिया किर्गिस्तान, आई थिंक मैंने कुछ और कह दिया था, इंडिया किर्गिस्तान एंड खंजर, ठीक है। इसमें ये खंजर एक्सरसाइज की गई है। कंडक्ट ओनली, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडिया इजिप्ट के बीच में एक्सरसाइज साइक्लोन कंडक्ट की गई, राइट। एक पहले हमने डेजर्ट साइक्लोन भी पढ़ा था। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, डेजर्ट साइक्लोन किस चीज से रिलेटेड है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस साइक्लोन। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। दिस इज इंडिया इजिप्ट एक्सरसाइज, वो क्या है वो आप मुझे बताएंगे, राइट। सो ये एक्सरसाइजेस हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, लेटेस्ट स्कीम जो लॉन्च हुई है, बेसिकली आप फिगर में देख सकते हैं, सूर्य उदय मतलब सोलर एनर्जी को यूज किया जाएगा। सो प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे घर हैं यहाँ, या तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही है या दे हैव टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, ठीक है। सो फॉसिल फ्यूल का मतलब है कोल, ऑयल वगैरह, ठीक है, पेट्रोल वगैरह। उससे क्या मतलब है कि हम इम्पोर्टेड आइटम्स पे डिपेंड हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्कीम लॉन्च की है, प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना, जिसमें इन्होंने कहा है 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, ताकि वो घर दे विल डायरेक्टली प्रोड्यूस देयर ओन एनर्जी फ्रॉम फ्री सोर्स दैट इज सन, एंड उसको एंजॉय करेंगे। सो इससे क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी पॉवर्टी खत्म होगी, जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उनके पास इलेक्ट्रिसिटी आएगी। दूसरा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे आप, हमें दूसरों से लेके डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, हम फ्री सन से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। हम कहीं कोई कोला, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, कहीं कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करेंगे, राइट। सेल्फ रिलायंस बढ़ाएंगे आप कह सकते हैं। एंड अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है। सन तो फ्री सोर्स है, आपको किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। एक बार इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगेगी पर उसके बाद इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अपने बिल्स को भी आप रिड्यूस करेंगे। सो इसी एम के साथ ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है, राइट। इस पे और डाटा आएगा, इसकी मिनिस्ट्री वगैरह, फंडिंग वगैरह, वो हम बाद में कर लेंगे। बट अभी के लिए ये 2 पॉइंट्स प्लीज लिख के रखिए, अपने आंसर्स में भी आप इस स्कीम को मेंशन कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इंडिया में सोलर कैपेसिटी आप देखिए तो इट इज as of July 31, 2023, only 2.2 gigawatt worth of rooftop installations have been reported in Indian homes। अगर इंडियन घरों की बात करें आप तो बहुत ही कम अभी तक रूफटॉप यूजेज है सोलर एनर्जी का, क्योंकि हमें लगता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होगी, स्पेस एरिया बड़ा यूज होता है, लोगों के पास इतनी स्पेस नहीं होती। बट ये है कि इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, सो वी शुड ऑल कंसिडर। बट अभी तक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा फोकस किया है। रूफटॉप होम्स में अगर आप देखें तो सिर्फ 2.2 गीगावाट की हमने सोलर इंस्टॉलेशंस की हैं, राइट। ये डाटा आप रख सकते हैं, अपने पास काम आ जाता है।
पंजाब स्पेसिफिक, सो इट इज़ जस्ट वन स्कीम फरिश्ते जो पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च करना चाह रही है. सो फरिश्ते जैसे आप समझ सकते हैं, फरिश्ते का मतलब है एक्सीडेंट्स जब हो जाते हैं तब एक्सीडेंट के बाद इनिशियल टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप चाहे तो अगर जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है इंडिविजुअल, अगर उसको सही टाइम पे सही मेडिकल हेल्थ मिले तो हम उनकी जान बचा सकते हैं. और अगर सही टाइम पे सही हेल्थ नहीं मिलती है, हेल्थ केयर नहीं मिलता है, तो द इंडिविजुअल में लूज हिज लाइफ ऑल्सो. सो इसी वजह से पंजाब गवर्नमेंट एक्सीडेंट विक्टिम्स की मदद के लिए स्कीम फरिश्ते लॉन्च कर रही है. राइट, इसमें क्या किया जाएगा, फ्री ट्रीटमेंट विल बी गिवन टू एक्सीडेंट विक्टिम्स. रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. और गवर्नमेंट, अब पंजाब गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी रिक्वेस्ट कर रही है कि आप भी इस स्कीम में आप इन्वॉल्व हुइए, पार्टिसिपेट कीजिए. स्टेट विल रीइम्बर्स यू, बट आप एक्सीडेंट किसी भी विक्टिम को मना नहीं करेंगे, उनका इलाज शुरू होगा, बाद में आप गवर्नमेंट से रीइम्बर्समेंट ले सकते हैं. ठीक है. सो इस स्कीम फरिश्ते, प्लान फरिश्ते को याद रखिए. हेल्थ मिनिस्टर जो पंजाब के हैं बलबीर सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया है. बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने अग्री भी कर लिया है टू बी पार्ट ऑफ दिस स्कीम. राइट, सो 384 हॉस्पिटल्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब, दे हैव अग्रीड टू बी पार्ट ऑफ द स्कीम. 238 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इसमें से, बाकी बहुत सारे पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी इन्वॉल्व रहेंगे. राइट, दैट इज ऑल फॉर दिस डिस्कशन. सारे नोट्स बना के रखिए. कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन डिस्कस विद मी ऑन दिस नंबर. कोर्सेज को प्लीज एक्सप्लोर कीजिए, दे विल हेल्प यू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन अ लॉट. एनीथिंग एल्स यू नीड माई हेल्प फॉर, जस्ट रीच आउट टू मी, कनेक्ट विद मी, बताइए आपको क्या चाहिए. आई विल प्रोड्यूस दोज वीडियोज फॉर यू. दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग.